Hello friends, I am Abhishek Hans from Himachal Pradesh. As I am a UPSC aspirant, and I am glad to give lectures to some of my students or UPSC aspirants. So last video, actually I show my mind map for modern history. That will I show you. This is the mind map I have prepared for you guys, and let me first of all introduce yourself. What's your name, where are you from, and what are you doing right now, and you are also maybe UPSC aspirants. So let's start from Abhishek Saini. Hi, my name is Abhishek Saini, and I am currently living in Chandigarh, and I belong to Chandigarh and currently studying in Dharamshala in Central University of Himachal Pradesh. And I'm also like into the UPSC, and I am also aspirant of a UPSC. Okay, thanks. And next one. Hello, sir. My name is Mayur Kapoor, and I'm basically belong from Himachal Pradesh, Dharamshala, and I'm also a UPSC aspirant. Okay, thank you. And the last one, Madhvi. Hello, good evening, everyone. Myself, Madhvi Gupta. I'm from Solan, and I'm also UPSC aspirant. Okay, so all are UPSC aspirants. So actually, I've prepared some lecture for you, modern history, and we cover this one, revolt of 1857. कि जब अंग्रेज जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आए थे, तो उनकी जो मतलब उन्होंने जो हमारे इंडिया में आके जो एक्सपोजर जो किया हमारे इकोनॉमी के साथ, जो एग्रीकल्चर जो भी ले लो, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसकी वजह से जो रिवोल्ट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ. सो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 जब स्टार्ट हुआ था, तो ये था एक आर्म्ड अपराइजिंग. जो आर्मी थी उनके बीच में जो म्यूटिनी थी, उनके बीच में एक्चुअली कुछ हिंदूज थे, कुछ मुस्लिम्स थे, ब्रिटिशर भी थे. तो उनके साथ जैसे ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी उनको, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती थी. तो हिसाब से फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहले यहाँ पे, तो वो आए थे एज अ ट्रेडर्स आए थे वो यहाँ पे, ठीक है, वो ट्रेड करने आए थे. और उन्होंने जब देखा यहाँ का रिसोर्सेज की यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ट्रेड के साथ साथ अपना इनडायरेक्टली एक रूल बनाना शुरू कर दिया, सेटअप करना. सो बड़े एक डॉक्टर सेन, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, तो इनका जो कुछ एक नाम है जिन्होंने इस रिवोल्ट को कुछ नाम दिया था. सो लेट मी शेयर सम स्क्रीन विद यू. तो ये है 1857 में. तो इसमें कुछ ने अपना नाम दिया था कि इस म्यूटिनी का कुछ नाम दिया था. जैसे डॉक्टर एस.एन. सेन ने बोला था कि ये इंडियन म्यूटिनी है, और वी.डी. सावरकर ने कहा था इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था मतलब ये ना तो इंडिपेंडेंस की वार है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो इंडियन जो रीजन था वो ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि इसमें सब बंगाल था, इवन तक कि नॉर्थ इंडिया नहीं था, सिर्फ जो अपना ईस्ट है वो इन्वॉल्व था. तो इसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं बोल सकते. ये बस एक, ये क्यों, इसके कॉजेज क्या थे कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे इसके, कि वही जो सिपाहीज थे इंडियन आर्मी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है. फिर जो इंडियन होते थे उनको सिपाहीज को क्या करते थे कि बाद में आउट ऑफ इंडिया सर्विसेज के लिए भेजते थे, उनको कोई अलाउंसेस भी नहीं देते थे. तो ये एक भी रीजन था कि उनके बीच में म्यूटिनी थी कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. फिर काफी जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट हैं, जैसे कि वही हिंदू सिपाहीज को बाहर भेज दिया जाता था. और जैसे एनफील्ड राइफल्स की जो वो यूज करते थे, उसमें तो वो हिंदू रिलीजन को, सेंटिमेंट्स को, जैसे उसमें जो पिग का जो स्किन है वो उसको यूज करते थे, तो वो एक हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट था. तो एक, जैसे अब कोई राजा था, जैसे रूलर्स थे, काफी रूलर्स थे उस टाइम के, तो उस टाइम के राजा थे, तो उस टाइम था कि जो नेक्स्ट सेक्शन जो अगला होगा तो उसी को राजा बनाया था राज को. तो इन्होंने ये भी बंद कर दिया.
और ये भी कर दिया कि अब किसी को जमीन लेनी है तो उनको, अगर उन्होंने क्रिश्चियनिटी नहीं अपनाई तो उनको आगे जमीन भी नहीं मिलेगी। तो इन सबको देख के ऐसे ऐसे रिवोल्ट स्टार्ट हुए हर जगह। तो पहली जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ आपका वेस्ट बंगाल में, अब तो वेस्ट बंगाल बोलते हैं उसको, बंगाल में 29 मार्च 1857 में। तो वो था फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवोल्ट एट बराकपुर इन बंगाल, जहां से मंगल पांडे जो था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था एनफील्ड राइफल्स को यूज करने के लिए। फिर 10th में 1857 को क्या होता है कि 90 सप्लाइज ऑफ थर्ड नेटिव रेजिमेंट मीरठ में आए, क्योंकि उनका भी था कि स्ट्रेटजीज जो यूज नहीं करेंगे। उनका स्लोगन था दिल्ली चलो। एंड आफ्टर दैट ऑन 11th में सप्लाइज ऑफ मीरठ रीच्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर द लेफ्टिनेंट बहादुर शाह। उस टाइम बहादुर शाह था एक लास्ट मुगल एम्पायर जो उस टाइम था, काफी ओल्ड था, तो उसको उन्होंने एक अपना हेड बना दिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंटायर ये मंगल पांडे जो एंटायर जो अपना सिंबॉलिक हेड बना दिया बहादुर शाह को। काफी ओल्ड था पर एज ए सिंबॉलिक हेड एक हेड बनाना जरूरी था उन। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे बंगाल में एक रिवोल्ट की आग लगी और मद्रास आर्मी को, मतलब जो मद्रास था वो आर्मी वो इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि इस रिवोल्ट में ज्यादातर इंडियंस ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं थे। some part of India you can say that they are involved। तो इसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते हैं। अब जो लीडर्स हैं कुछ रहे हैं, जैसे जनरल भक्त खान, बहादुर शाह, नाना साहेब, ये लास्ट एडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू के। और इनके भी हुआ था कि बैनिश फ्रॉम पूना, और इनको कानपुर पे फिर अपना बेगम हजरत महल ये लखनऊ से इन्होंने वहां रिवोल्ट स्टार्ट किया था। अब जैसे दिल्ली में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, बहादुर शाह नॉमिनल हेड थे और भगत खान रियल। तो इनका वही सपोइस प्रेशर था, तो उसके सप्रेशन में जो उनका हेड था उस टाइम ब्रिटिशर्स का वो था जॉन निकोलसन। ठीक है, तो जो बहादुर शाह था उसको रंगून भेज दिया गया था, उसमें ये खान बहादुर को बहादुर शाह को भेज दिया। अब दूसरा था कानपुर रिवोल्ट। कानपुर रिवोल्ट में थे नाना साहेब। नाना साहेब को अब उनको ना कोई टाइटल दिया गया ना उनको कोई पेंशन दी गई। और उस टाइम जो उनका ब्रिटिशर का हेड था वो था कॉलिन कैम्बल। तो नाना साहेब उस टाइम नेपाल चले गए। उसके बाद झांसी में आपने सुने होगा रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि वही जो उसका जो एडॉप्टेड सन या सन था उसको आगे वो राजगद्दी नहीं देंगे, इसलिए उसने फिर अपना स्टार्ट किया रिवोल्ट। और वो हग था उस टाइम ब्रिटिशर्स। और उस टाइम क्या हुआ था कि रानी डाइड एंड ही कॉल्ड हग जो था उसने उसको ट्रिब्यूट किया था कि ओनली मैन अमंग द रेबल्स। और उसके बाद आपका लखनऊ में बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, अनेक्सेशन ऑफ अवध। तो इसमें था कॉलिंग चैम्बल था, इसमें कैम्बल था, और हजरत अहमद भी चला गया था नेपाल में। फिर उसके बाद बिहार में था अरा, कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। ये भी फाइट करते करते मर गया था, ही आल्सो डाइड। उसके बाद एंड में लास्ट में आता है आपका बरेली का। बरेली में खान बहादुर खान था जो फाइट करते करते डेथ हो गई थी उसकी। फिर बहादुर शाह के 3 सन से, उनको मिर्जा मुगल में शॉट डेड कर दिया था। उसको बोलते हैं खूनी दरवाजा, बाय कैप्टन हडसन। ओनली तांतिया टोपे continued his guerrilla warfare till last and was only captured after betrayal by a friend in 1859 and was hanged। अब कॉजेज क्या थे, अब रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे कि जो सुपीरियर जो रिसोर्सेज थे ऑफ ब्रिटिश बोथ इन आर्म्स। अब जो फेलियर क्या थे रिवोल्ट के कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास अच्छे रिसोर्सेज थे, अच्छी गन्स थी, आर्म्स थी। अब इंडियन के पास तो था नहीं कुछ इतना, इसकी वजह से ये रिवोल्ट फेलियर पे गिना जाता है। अब लैक ऑफ लीडरशिप थी कि हर बंदा अपने लिए लड़ रहा था, इकट्ठे नहीं लड़ रहे थे, तो कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। अब लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस की यूनिटी नहीं थी। और जैसे अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंपनी रूल था वो एबॉलिश हो गया, ये इसके क्यून एलिजाबेथ के अंडर आ गया। क्यून प्रोक्लेमेशन हुआ 1 नवंबर 1858 को। इसका उस टाइम लॉर्ड कैनिंग हुआ ये इलाहाबाद में। फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी की गई
कि अब रिवोल्ट हुआ है, अब क्यों हुआ है, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर ने भी सोचा कि अब ये क्यों हुआ है, तो उन्होंने जहाँ पे इंडियन आर्मी, जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ पे मैक्सिमम इंडियन और मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम करना शुरू कर दी और डिवाइडेड रूल शुरू कर दिया उन्होंने उनके बीच में, हिंदू और मुस्लिम के, ताकि इनके बीच में आपस में बने ना और आगे से रिवोल्ट हुए ना। और इनके जो न्यूज़पेपर्स थे वो भी इनके लिए बैन कर दिए थे कि कोई इनको न्यूज़ ना मिले, कोई यूनिटी फैक्टर था हिंदू मुस्लिम की, इन्होंने मेन यही था कि दोनों मिल गए, इसकी वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद जब क्यून सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस किए गए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो थी वो क्यून एलिजाबेथ के अंडर थी, तो वहीं से वो रूल करती थी। शी इज अ क्यून, शी वाज दैट टाइम क्यून। तो उसने प्रोक्लेमेशन किया वहां पे कि दरबार एट इलाहाबाद कि अब ईस्ट इंडिया रूल नहीं चलेगा, अब जो भी है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो क्यून की तरफ से ही होगी। फिर उन्होंने वाइस रॉय वगैरह जैसे इन्होंने बनाने शुरू कर दिए, गवर्नर जनरल बनाना शुरू कर दिए, जो उनके पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे और यहाँ का इंडिया को देखते थे। फिर इन्होंने सिविल सर्विस, फिर चेंजेस आर्मी वही किया इन्होंने। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन, इस उनको बोला था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन ने ही यहाँ पे जो सेल्फ गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसका स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज का एक है कंसेप्ट कि बाय द एक्ट ऑफ 1853 में जो सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट थी वो स्टार्ट की गई थ्रू एन एनुअल ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड इन लंदन। जो हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, वो फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इन 1863 जो सिविल सर्विसेज, जिसके लिए आप आज तैयारी कर रहे हो, आज मेरे साथ हो, तो ये वहीं से स्टार्ट हुई थी उसी टाइम। तो जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो हमारे पहले जो थे यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया था उस टाइम का सिविल सर्विसेज। फिर उसके बाद मैक्सिमम एज उस टाइम सिविल सर्विसेज के लिए 23 थी, 80 जो कम करके 19 कर दी गई बाय लिटन इन 1878। अब इसमें अदर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, पुलिस, पब्लिक वर्क्स, मेडिसिन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, कस्टम्स एंड लेटर रेलवेज। लेकिन वो जो थे इंडियंस थे उनको ज्यादा अच्छे से पे नहीं किया जाता था, और उनको अच्छे से पे नहीं किया जाता था, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको अच्छे से उनको सब फैसिलिटीज दी जाती थी। अब इन्होंने वही डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सारा रिवोल्ट ऑफ 1857, यही था मेन कॉजेज। और इसके बाद जैसे हमारे पास स्टार्ट आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस टाइम नेशनल मूवमेंट भी बनी काफी, जैसे आपका बंगाल, फर्स्ट ऑफ ऑल राजा राम मोहन रॉय वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट एन एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये रिफॉर्म मूवमेंट्स आ गई इसमें। अब इसमें 1837 में फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसमें इंडिया में, जिसमें जमींदार एसोसिएशन, जिसे बोल सकते हैं हम लैंड रोल सोसाइटी, वाज फॉर्म्ड बाय द्वारकानाथ टैगोर। फिर उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनी 1843 में। फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1850 एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसको बाय गजलू एंड चेटी ने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडिया जो ईस्ट इंडिया इन 1816 लंदन, उन्होंने वहां पे फॉर्म की। फिर पूजा सार्वजनिक सभा वाज फाउंड इन 1870 बाय एमजी रानडे एंड सीवी जोशी इन 1875। फिर उसके 1875 इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार घोष, इन्होंने किया। फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्री इंडियन एनएनसी ऑर्गेनाइजेशन वाज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इन 1876 बाय यंग नेशनलिस्ट अपना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। फिर इसका ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव एंड लो मेंबरशिप फी फॉर पुअर क्लासेस 1883 में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन। सेकंड ऑल इंडिया इंडियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1885, तो सुरेंद्र बैनर्जी उस टाइम उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। एक मद्रास महाजन सभा थी वो 1884 में बाय एम
Virara Raghavacharya and G Subramanya Aryan and Anand Charlu, ये सारे जिन्होंने एसोसिएशन फॉर्म की थी उस टाइम। उसका एक और आती है उसमें उठ के, उसमें एक और आती है अपनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फाउंडेड बाय केटी तेलोंग, फिरोज शाह मेहता। तो ये भी था एक, और बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसी की वजह से इन्होंने जैसे जो भी रिवोल्ट स्टार्ट हुए, कैसे इंडिया ने फिर धीरे धीरे जैसे अपना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह काफी रोल, फिर जवाहरलाल नेहरू, इमरजेंसी ऑफ महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका से कब आए वो, ये सब, फिर इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये सब हम अगले उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, और मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें नेक्स्ट डिटेल में आपको ये सब बताएंगे। सो थैंक यू। सो आई एम जस्ट पॉज शेयरिंग स्क्रीन। सो हाउ इज द lecture for you? Can you give me some feedback? Hello?